अच्छा जी, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने जो लेबर चैप्टर है उसकी एग्जाम किट। और इस एग्जाम किट को स्टार्ट करने से पहले एक दो बातें मैं आपको बता दूं। अभी जो किट है ना, और मोस्टली जो लेबर का चैप्टर भी है वो 70 to 80% वही MA1 वाला ही है। ठीक है, वो मैंने शेयर किया हुआ है रिकॉर्डिंग्स में, लेकिन वो आपने लाजमी लाजमी देखना है। ठीक है, वो यूट्यूब वाला नहीं है, वो दूसरा है, वो आपने लाजमी लाजमी देखना है, लेबर के दोनों पार्ट्स देखने हैं। ठीक है, और उसके बाद जो आपकी MA1 की किट है ना, किट वो भी आपने सॉल्व करनी है। MA1 की किट में कुछ 25 एक सवाल हैं लेबर के, वो भी आपने सॉल्व करने हैं। क्योंकि MA1 वाले जो क्वेश्चन है वो एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट यहाँ पर भी रिपीट हुए हैं। तो मैं वो क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा, क्योंकि वो क्वेश्चंस आप इजीली हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके वहां पर सारे वो सॉल्व हुए में देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं वो क्वेश्चन रिपीट नहीं करवाऊंगा, क्योंकि वो सेम वही कॉपी पेस्ट है, ऑलरेडी सॉल्व है, आप जब चाहे यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं। मैं आपको वो क्वेश्चंस कराऊंगा जो कि आपकी MA1 की किट में नहीं थे, MA2 की किट में थे। तो जो चैप्टर है वो आपने लाजमी लाजमी देखना है। सही है, बेशक वो MA1 से रिलेटेड हो, लेकिन उसको देखना है सीक्वेंस में। वीडियोस आपने सारी कवर करनी है, एक दफा उनसे गो थ्रू करना ही करना है, और साथ साथ नोट्स बनाने। आज मैं लेबर और एक्सपेंसेस जो है वो दोनों दोनों की किट जो है ना, वो सेम रिकॉर्डिंग में ही मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, क्योंकि थोड़े से ही क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं। अब ये क्वेश्चन जो है 98 99, ये एग्जैक्टली वही सेम है, आप वहां से देख सकते हैं 100। अब ये 101 आ जाता है, नया क्वेश्चन है। द कंपनीज लेबर टर्न ओवर रेशो वॉस, कंपनी की लेबर टर्न ओवर रेशो आपने निकालनी है। लेबर टर्न ओवर रेशो का फॉर्मूला क्या था? लेबर टर्न ओवर रेशो का फॉर्मूला था कि नंबर ऑफ लीवर्स हु रिक्वायर्स रिप्लेसमेंट, यानी कि वो लोग जो छोड़ के जाते हैं जिनको आपको रिप्लेस करना पड़ता है, डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। उनको आप डिवाइड करते थे एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज से, मल्टीप्लाई बाय 100। एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज क्या होता था? ओपनिंग एम्प्लॉइज साल के शुरू में कितने एम्प्लॉइज थे, प्लस क्लोजिंग एम्प्लॉइज साल के आखिर में कितने एम्प्लॉइज थे, डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पर आपको सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपको दिया हुआ है। तो आपको ये भी बताया हुआ है कितने लीवर्स है जिनको रिप्लेस किया गया या करना है, और आपको एवरेज एम्प्लॉयज भी दिए हुए हैं। लेबर टर्नओवर सिंपली आप क्या करेंगे, 8 डिवाइडेड बाय 55 मल्टीप्लाई बाय 100% कर देंगे। आपके पास आ जाएगा 14.54%। ठीक है, 14.545%। ठीक है, 14.545% आपका आंसर आ गया। लेकिन यहाँ पर इसने अब आपको क्या कहा हुआ है, यहाँ पर इसने आपको कहा हुआ है कि आपने आंसर को 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करना है। ठीक है, तो 2 डेसिमल प्लेसेस तक आप कैसे राउंड ऑफ करेंगे? एक मिनट। अब क्योंकि ये 5 है, ठीक है, ये फिगर 5 है, तो आप इसको जो है 14.55 भी कर सकते हैं, क्योंकि 45 को आप 50 में राउंड ऑफ कर सकते हैं, नियरेस्ट है। ठीक है, तो आप 54 नहीं करेंगे, क्योंकि 5 है, तो इसका मतलब है कि आप अगले वाला जो ये वाला डेसिमल से पीछे वाला जो नंबर है ये अप नंबर आ जाएगा, क्योंकि ये 5 है। अगर ये 4 होता तो ये 4% आता। ठीक है, अगर ये 5 है या उससे ज्यादा है तो आपने आगे राउंड ऑफ करना होता है। 14.55% आपका आंसर है, 14.55%। ये क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व है, वहां पर सेम वही है। अब एक और क्वेश्चन आया है यहाँ पर। अब ये क्वेश्चन जो है एफिशिएंसी रेशो वगैरह के, ये भी हमने MA1 का जो परफॉर्मेंस इंडिकेटर था उसमें शामिल थे, लेकिन यहाँ पर लेबर के साथ इंक्लूडेड है, वही कॉन्सेप्ट है, सब कुछ वही है। इसको सॉल्व करते हैं। व्हाट इज द एफिशिएंसी रेशो टू नियरेस्ट 1%? तो एफिशिएंसी रेशो का फॉर्मूला आपको पता था कि एफिशिएंसी रेशो इज इक्वल टू स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर्स वर्क मल्टीप्लाई बाय 100। तो सारा कुछ आपको दिया हुआ है। ठीक है, मैं एफिशिएंसी रेशो निकाल लेता हूँ। स्टैंडर्ड आवर्स भी आपको दिए हैं कि जो एक्चुअल वर्क आपने किया कितने आवर्स में किया, स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली कितने आवर्स में करना चाहिए था, 9300। और एक्चुअल जो आपको आवर्स लगे वो 9200 लगे। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय आपने 100 कर देना है। 9300 डिवाइडेड बाय 9200 मल्टीप्लाई बाय 100 आपको दे देगा 101.08%। 101 पॉइंट, ये 08 है। ठीक है, 8 नहीं है, 08 है। ठीक है, तो ये नियरेस्ट 1% तक लिखना है, यानी कि कोई डेसिमल में राउंड ऑफ नहीं करना, जो नियरेस्ट होल परसेंट बनता है उसमें करना है। ये 101% ही आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका आंसर होगा। इसके बाद 105 क्वेश्चन है। अ जॉब इज बजटेड टू रिक्वायर 3300 प्रोडक्टिव आवर्स आफ्टर इनकरिंग 25% आइडल टाइम। एक जॉब है, उसको करने के लिए आपको 3300 प्रोडक्टिव आवर्स चाहिए। ठीक है, 3300 प्रोडक्टिव आवर्स चाहिए, और आइडल टाइम आपका कितना लगता है? 25% लगता है।
तो देखें प्रोडक्टिव आवर्स का क्या मतलब होता है, प्रोडक्टिव आवर्स का मतलब होता है जिनमें प्रोडक्शन हो रही हो, यानी कि ये जो आवर्स हैं, इतने आवर्स आपको एक्चुअली चाहिए प्रोडक्शन के जॉब को कंप्लीट करने के लिए। तो इसका मतलब है ये आइडल टाइम इंक्लूड होने के बाद है ना, क्योंकि ये प्रोडक्टिव आवर्स हैं और प्रोडक्टिव आवर्स आफ्टर आइडल टाइम आते हैं। ये जो 3300 प्रोडक्टिव आवर्स है ना, ये आपका 75% जो है ना रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। अगर तो बजट आपने 100% का बनाया है, ठीक है, और आपको पता है कि 25% आपका आइडल टाइम होगा, ठीक है, तो ये जो रिजल्ट आपका शो होगा, यानी कि प्रोडक्टिव आवर्स का जो रिजल्ट शो होगा कि वो आवर्स जिनमें एक्चुअली प्रोडक्शन हो रही है वो कितने परसेंट होगा, 75% होगा। ये वही MA1 में जैसा क्वेश्चन था, वही क्वेश्चन है, वही कॉन्सेप्ट है। तो ये जो 3300 प्रोडक्टिव आवर है, तो प्रोडक्टिव का मतलब है जिसमें प्रोडक्शन हो रही हो, तो इसका मतलब है कि आइडल टाइम होने के बाद वाले आवर्स है। और अगर 25% आइडल टाइम है, तो इसका मतलब है ये जो 3300 है ये 75% को रिफ्लेक्ट कर रहा है। अब इस सवाल में आपने बताना क्या है, इफ द टोटल लेबर कॉस्ट बजटेड फॉर द जॉब इज 36,300, लेबर कॉस्ट पर आवर क्या होगी। अगर तो आपने जो कॉस्ट बजट की हुई है वो 36,300 है, तो लेबर कॉस्ट पर आवर क्या होगी। तो मैंने पहले नंबर ऑफ आवर्स निकालने, तो देखें 3300 जो है वो 75% को रिफ्लेक्ट कर रहा है, और आपने 100% निकालने बजटेड आवर्स, ओरिजिनल बजटेड आवर्स निकालने। तो 3300 को मैं डिवाइड कर दूंगा 75 के साथ और मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 के साथ, तो ये मेरे पास आ जाएंगे 4400 आवर्स। 4400 आवर्स। अब आपने मेरी बात गौर से सुनी है, देखें आपको पता है कि 3300 प्रोडक्टिव आवर्स चाहिए और आपको पता है आइडल टाइम आएगा, तो आप जो ओरिजिनल बजट बनाएंगे वो 4400 का बनाएंगे ना, कि 4400 आवर्स टाइम काम करने में उसका बजट बन गया, और आपको पता है कि एक्सपेक्टेड है 25% आइडल टाइम होगा, तो 3300 आवर्स हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो बजट जो है आप आइडल टाइम को जहन में रखते हुए बनाएंगे ना, कि यार इतने आवर्स जाया हो जाएंगे और इस काम करने के लिए इतने चाहिए, तो जो ओरिजिनल आवर्स होंगे बजटेड वो कितने होंगे, 4400। ये जो है प्रोडक्टिव आवर्स उसने बताए हुए। ओरिजिनल बजटेड आवर्स 4400 हैं और ओरिजिनल बजटेड कॉस्ट 36,300 है, और आपने कॉस्ट पर आवर बतानी है, लेबर कॉस्ट पर आवर, तो 36,300 डिवाइडेड बाय 4400 आप कर दें, तो 36,300 डिवाइडेड बाय 4400 आपको दे देगा 8.25। 8.25 पर आवर आपका आंसर होगा। ये ऑलरेडी राउंड ऑफ हुई भी है अप टू 2 डेसिमल प्लेस। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी क्लास्ड एज डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर इनमें से क्या होगा। डायरेक्ट लेबर जो है या डायरेक्ट वर्कर्स आपको पता है क्या होते थे, या वो लोग जो या तो वो डायरेक्टली प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते थे, या अगर आपकी सर्विस कंपनी है तो डायरेक्टली सर्विस दे रहे होते थे। तो इस सिंपल सी लॉजिक है, मैंने आपको बताया था क्लास में भी लेक्चर में भी, कि अगर तो वो वर्कर जो कि खुद प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है डायरेक्टली, या सर्विस डायरेक्टली दे रहा है, वो डायरेक्ट लेबर हो गया। उसके अलावा जितने भी लोग हैं वो सारे इनडायरेक्ट होते हैं, और वो लोग क्या कर रहे होते हैं, मोस्टली वो असिस्ट कर रहे होते हैं, असिस्ट कर रहे होते हैं डायरेक्ट वर्कर्स को, मैनेज कर रहे होते हैं चीजों को। तो यहाँ पर जितनी भी ऑप्शन है ना, 3 ऑप्शनों में आपको मैनेजर नजर आ रहा है। तो अगर एक बंदा मैनेजर है ना, मैनेजर, इसका मतलब यही है कि वो चीजों को जस्ट मैनेज कर रहा है, प्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं है, तो वो ऑटोमेटिकली इनडायरेक्ट होगा, इनडायरेक्ट वर्कर या इनडायरेक्ट लेबर होगा। तो जो ब्रिक लेयर है कंस्ट्रक्शन कंपनी में, वो आपका आंसर होगा, वो डायरेक्ट लेबर होगा। ब्रिक लेयर का मतलब है मजदूर जो ब्रिक्स लगा रहा होता है, ठीक है, वो। तो वो क्योंकि डायरेक्टली उस काम करने में इन्वॉल्व है, तो वो आपका डायरेक्ट लेबर होगा। ये मैनेजर वर्ड जो है ना, ये इटसेल्फ इनफ है। मैनेजर, सुपरवाइजर, ठीक है, गार्ड हो गया, बाकी जितने भी अकाउंटेंट हो गए, क्लर्क्स हो गए, ये सारे के सारे इनडायरेक्ट लेबर होते हैं। डायरेक्ट लेबर वो होता है जो कि प्रोडक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है, या आपकी सर्विस कंपनी है तो सर्विस डायरेक्टली दे रहा होता है, ठीक है। तो ये आपका आंसर इसमें ब्रिक लेयरिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी होगा। अभी 107 क्वेश्चन है, आइडल टाइम इज ऑलवेज कंट्रोलेबल बिकॉज इट इज ड्यू टू इंटरनल फैक्टर्स। आइडल टाइम को आप हमेशा कंट्रोल कर सकते हो क्योंकि इंटरनल फैक्टर्स की वजह से। तो ये सवाल गलत है, ठीक है। आइडल टाइम हमेशा इंटरनल फैक्टर्स की वजह से नहीं होता, कभी कभार एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से भी हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी अपनी बिजली खराब है फैक्ट्री की, तो चलो ठीक है, ये इंटरनल फैक्टर हो गया, आपकी गलती है, आप इसको देख सकते थे। अब आप फॉर एग्जाम्पल पूरे एरिया का जो यूनिट है, मेन जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, सप्लाई वहीं से बंद है, या तो आपके कंट्रोल में नहीं है ना। फ्लड आ गया, फ्लड की वजह से काम अब नहीं हो पा रहा, ठीक है, तो ये तो आपके कंट्रोल में नहीं है। बैड वेदर हो गया जिसकी वजह से काम में प्रोडक्शन नहीं हो रही, लेबर आइडल बैठा हुआ है। तो कई रीजंस हैं जो कि कंट्रोल में, जो कई रीजंस हैं जो कि एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होते हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर फॉल्स है कि आइडल टाइम आप कंट्रोल कर सकते हैं क्योंकि वो इंटरनल फैक्टर्स की वजह से होता है। नहीं, आइडल टाइम हमेशा कंट्रोलेबल नहीं होता क्योंकि वो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों फैक्टर्स की वजह से हो सकता है, ठीक है। आइडल टाइम इज नॉट ऑलवेज द फॉल्ट ऑफ प्रोडक्शन स्टाफ। हाँ, ये स्टेटमेंट ठीक है कि जरूरी नहीं है कि हर दफा आइडल टाइम जो प्रोडक्शन स्टाफ की ही फॉल्ट हो, ठीक है।
आइडल टाइम मैंने आपको बताया कि एक्सटर्नल रीजंस की वजह से भी हो सकता है, इंटरनल रीजंस हो या, तो फिर जो हम ये कह सकते हैं कि यार इंटरनल रीजंस हैं तो अंदर के जो लोग हैं उन्हीं की गलती है, लेकिन अगर एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से है तो इसका ये मतलब है कि हमेशा जो है ना इंटरनल लोगों की गलती नहीं होती। ये क्वेश्चन भी सेम वही है। अब ये 109 करते हैं, ये ऊपर वाला क्वेश्चन वही है, वन वाला ही है। एफिशिएंसी रेशो आपने निकालनी है। अब एफिशिएंसी रेशो का फॉर्मूला क्या था? एफिशिएंसी रेशो का फॉर्मूला था स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन के। एक्चुअल यूनिट्स बनाने में आपको स्टैंडर्ड के मुताबिक कितने घंटे लगने चाहिए और एक्चुअल आवर्स वर्कड आपके कितने थे, आपने कितना काम किया, कितने प्रोडक्शन में आपने टाइम लगाया, मल्टीप्लाई बाय 100। अब अ कंपनी मेक्स अ प्रोडक्ट फॉर विच द स्टैंडर्ड आवर इज 0.5। अब यहाँ पर काफी लोगों को कंफ्यूजन होती है, मैंने क्लास में भी इस बात को क्लियर करने की कोशिश की थी कि स्टैंडर्ड आवर जो है ना, स्टैंडर्ड आवर का मतलब ये होता है कि अगर आप नॉर्मल एफिशिएंसी पे काम करो ना तो आप एक घंटे में कितने यूनिट्स बना सकते हो, एक घंटे में आप कितने यूनिट्स बना सकते हो, एक घंटे में आप कितने यूनिट्स बना सकते हो, मैंने 3 दफा रिपीट किया। ये स्टैंडर्ड आवर की ओरिजिनल डिवीजन डेफिनेशन है। ये जो मैं स्टैंडर्ड आवर यहाँ पर यूज करता था, मैंने आपको वहां पर भी बताया, ये आसानी के लिए करता था। इस स्टैंडर्ड आवर का मतलब ये होता है, जो मैं अपने शॉर्टकट मैंने बनाया था फॉर्मूले में, कि यार एक घंटे में जो है ना, एक यूनिट को बनाने में कितना घंटा लगता है, ठीक है, एक यूनिट को बनाने में कितना घंटा लगता है, ये वो स्टैंडर्ड आवर था। अब यहाँ पर जो इन्होंने स्टैंडर्ड आवर दिया हुआ है ना 0.5, ये इन्होंने जो ओरिजिनल स्टैंडर्ड आवर है वही दिया हुआ है, ठीक है, ओरिजिनल स्टैंडर्ड आवर ही दिया हुआ है कि कितने आप यूनिट्स बना सकते हैं एक घंटे में। तो एक घंटे में आप, इसका मतलब है 0.5 यूनिट्स बना सकते हैं। अब बजटेड प्रोडक्शन जो आपकी 20 थी, और इस वीक में प्रोडक्शन स्टाफ ने 380 यूनिट्स बनाए, ठीक है, 380 यूनिट्स बनाए। अगर स्टैंडर्ड आवर जो है आपका, यानी कि स्टैंडर्ड के मुताबिक आपको एक घंटे में हाफ यूनिट बनाना चाहिए था, स्टैंडर्ड के मुताबिक आपको एक घंटे में हाफ यूनिट बनाना चाहिए था, तो जो आपने एक्चुअली 380 यूनिट्स बनाए वो कितने घंटों में बनाए होंगे? इसके लिए आप क्या करेंगे, 380 डिवाइडेड बाय 0.5, जिससे आपके पास आ जाएगा 760। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। ये जो स्टैंडर्ड आवर है ना, ये इसकी ओरिजिनल जो डेफिनेशन है स्टैंडर्ड आवर की, कि एक, अगर आप नॉर्मल एफिशिएंसी से काम करें तो आप एक घंटे में कितने यूनिट्स बना सकते हैं, ये वो है, ठीक है। ये यहाँ पर जो मैं शॉर्टकट यूज करता था, वो उसका मतलब ये होता था कि यार एक यूनिट को बनाने में कितना घंटा लगता है, ठीक है। वो हमारे लिए आसान होता था, हम डिवाइड करके निकाल लेते थे कि एक यूनिट को बनाने में कितना घंटा लगना चाहिए, ठीक है। बजटेड यूनिट्स और बजटेड आवर्स आपस में डिवाइड करके हम निकाल लेते थे। लेकिन ये जो स्टैंडर्ड आवर है ना, जिसकी ओरिजिनल डेफिनेशन है, ये वही वाला है कि आप जो है नॉर्मल एफिशिएंसी से काम करो तो एक घंटे में कितने यूनिट्स बना सकते हो। दोनों तरीकों से मैंने क्लास में भी आपको सॉल्व करके बताया था। तो अगर एक यूनिट को, एक एक घंटे में अगर आप 0.5 यूनिट स्टैंडर्ड के मुताबिक बनाते हैं, और आपने अगर 380 यूनिट्स बनाए, तो आपने कितना टाइम दिया होगा, 380 डिवाइडेड बाय 0.5। इससे आपके पास आ जाएगा स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, कि एक्चुअल प्रोडक्शन को स्टैंडर्ड के मुताबिक कितने घंटे लगने चाहिए, डिवाइडेड बाय आपने कितना काम किया कंप्लीट करने के लिए, वो मैं देख लेता हूँ। स्टाफ ने जो काम किया वो 800 था, लेकिन उसमें से 20 घंटे जो है वो लॉस्ट हो चुके थे मटेरियल शॉर्टेज की वजह से, यानी कि 800 घंटे में फुल में उन्होंने प्रोडक्शन नहीं की थी, 20 लॉस हुए थे। तो जो एक्चुअल आवर्स वर्क है उसको काम को करने के लिए वो 780 था। तो ये जो लॉस्ट हुए ये आपने डिडक्ट करने, माइनस करने, ठीक है, क्योंकि इनमें प्रोडक्शन तो नहीं हो रही थी ना, तो फेयर रिफ्लेक्शन नहीं कर रहे होंगे, तो ये आपने डिडक्ट करने, मल्टीप्लाई बाय आप 100 कर देंगे, तो 380 डिवाइडेड बाय 0.5 आपको 760 दे देगा, डिवाइडेड बाय आप 780 करेंगे और मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, तो 97.435 आपका आंसर आ रहा है। तो 97.44% जो है ना क्लोजेस्ट है आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कंपनी हैज कैलकुलेटेड दैट एक्टिविटी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो जो है वो, जो VSB मैंने आपको बताया था, प्रोडक्शन वॉल्यूम रेशियो को कहते हैं एक्टिविटी रेशियो, ठीक है, उसके लिए एक नाम यूज होता है। अब वो वॉल्यूम रेशियो आपकी 103.5% है और एफिशिएंसी रेशियो 90% है। आपने 2 डेसिमल प्लेसेस तक कैपेसिटी रेशियो बतानी है। अब वॉल्यूम रेशियो का या एक्टिविटी रेशियो निकालने का एक और फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था, कि अगर आपने वॉल्यूम रेशियो निकालनी है तो आप एफिशिएंसी रेशियो को मल्टीप्लाई कर देते हैं कैपेसिटी रेशियो से। अब इसमें आपको वॉल्यूम रेशियो पता है, एफिशिएंसी रेशियो पता है, आपने कैपेसिटी वाली निकालनी है, तो आप क्या करेंगे कि कैपेसिटी वाली रेशियो के लिए आप ESA को, यानी कि एफिशिएंसी वाले को डिवाइड कर देंगे एक्टिविटी रेशियो से। एफिशिएंसी रेशियो आपकी 90% है और ये है आपकी 103.5%। तो इसको मैं आपस में डिवाइड कर लेता हूँ। 90% एफिशिएंसी रेशियो आपकी एक्टिविटी रेशियो 1035% है, और सही सही है, ये मैंने उल्टा कर दिया, यहाँ पर मैंने उल्टा कर दिया,
यहाँ पर एफिशिएंसी रेशो जो है वो ऊपर आएगी, क्योंकि ये यहाँ पर जाएगा, डिवाइड होगा। तो फॉर्मूला कुछ ऐसे बन जाएगा कि कैपेसिटी रेशो इज इक्वल टू वॉल्यूम रेशो या एक्टिविटी रेशो डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी रेशो। वॉल्यूम रेशो है आपकी 103.5% और ये है 90%। तो इसका आंसर अगर मैं निकालूँ 103.5 डिवाइडेड बाय 90 और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देता हूँ ताकि परसेंट में आंसर आ जाए, तो 115% मेरा आंसर आएगा। 1.5% मेरी कैपेसिटी रेशियो होगी। ठीक है, डेसिमल वाले को सॉल्व करने का सिंपल तरीका ये है कि आप परसेंटेज को ना कैलकुलेटर में शामिल करें, जस्ट नंबर्स को करें, 1035 डिवाइड बाय 90 करें और बाद में बस 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो परसेंट में आ जाएगा। 115% आपका आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हाट वर द टोटल अर्निंग्स ऑफ द ऑपरेटिव इन द वीक। एक ऑपरेटिव यानी कि एक बंदा जो काम करता है उसकी टोटल अर्निंग्स कितनी है इस हफ्ते में। ठीक है, अब एक कंपनी है, वो जो डायरेक्ट वर्कर है उसको जो वेज देती है वो 8.5 पर आवर देती है। ठीक है, साथ एक बोनस देती है। ठीक है, और वो बोनस कैसे कैलकुलेट करते हैं, टाइम सेव्ड यानी कि टाइम अलॉट माइनस टाइम टेकन मल्टीप्लाई बाय बेसिक रेट पर आवर डिवाइडेड बाय 3। यानी कि वो जितना टाइम बचाता है ना, उस टाइम पे जो उसको रेट मिलता है उस रेट को आपने डिवाइड बाय 3 करना है ना, तो वो उसका बोनस हो जाता है। ठीक है, अब वो ये चीजें हम निकालते हैं। अब टाइम अलाउड जो है वो 2.4 मिनट्स पर यूनिट है, यानी कि एक यूनिट को बनाने के लिए उसको जो टाइम अलाउड है, जो उसका टारगेटेड टाइम है, स्टैंडर्ड टाइम है, बजटेड टाइम है, वो 2.4 मिनट्स है। अब उसने 1065 यूनिट्स बनाए और उसने 37.5 आवर्स लगाए। इसका मतलब है जो एक्चुअल आवर्स उसने लगाए वो उसने लगाए 37.5 आवर्स। मैंने निकालने के जी उसको अलाउड कितने थे, क्या उसको अलाउड कितने थे वो मैं आवर्स में निकालूंगा, दोनों का डिफरेंस लूंगा, वो टाइम सेव्ड आ जाएगा और उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा बेसिक रेट डिवाइडेड बाय 3 से, मेरे पास बोनस आ जाएगा। अब टाइम अलाउड में कैसे निकालूंगा, उसको एक यूनिट को बनाने में 2.4 मिनट्स लगने चाहिए थे। अगर उसने 1065 यूनिट्स बनाए तो 1065 यूनिट्स को बनाने में उसको 1065 मल्टीप्लाई बाय 2.4 यानी कि 2556 मिनट्स लगने चाहिए थे, और मुझे आंसर्स किस में चाहिए, आवर्स में। उसको मैं डिवाइडेड बाय 60 कर दूंगा तो मेरे पास जो टाइम अलाउड आवर्स में आ जाएगा वो आ जाएगा 42.6 आवर्स। 42.6 आवर्स आ गया। ठीक है, तो एक मिनट, यहाँ पर 1065 यूनिट्स बनाए, 2.4 ये लगाया, 556 मिनट्स आ गए, और ठीक है 42.6 आवर्स आ गए। तो टाइम अलाउड जो था उसको स्टैंडर्ड टाइम जो दिया हुआ था, टारगेटेड टाइम दिया हुआ था कि आपने 42.6 आवर्स में बनाना है, लेकिन उसने 37.5 आवर्स में बना दिया। मैं बोनस कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूले में सारी चीजें पुट करता हूँ। तो बोनस जो है वो मेरा कैसे आएगा, टाइम अलाउड जो था वो 42.6 था, माइनस टाइम टेकन 37.5 था, मल्टीप्लाई बाय जो रेट है उसका 3, यानी कि 8.5 का 3 डिवाइडेड बाय 3 आप कर देंगे। तो 42.6 माइनस 37.5 आपको दे देगा 5.1 आवर्स उसने बचाए। 5.1 आवर्स बचाए, यानी कि कंपनी अगर वो ना बचाता तो कंपनी को 5.1 मल्टीप्लाई बाय 8.5 यानी कि $43.35 उसको देने पड़ते। तो इतना डॉलर उसने कंपनी का सेव किया। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 5.1 अगर मल्टीप्लाई बाय मैं 8.5 करूँ, और मैं यहाँ पर वैसे लिख देता हूँ मल्टीप्लाई बाय 1/3 ताकि मैं आपको समझा सकूँ लॉजिक। अगर तो वो उसने 5.1 आवर्स सेव किए और 5.1 आवर सेव किए और कितनी कॉस्ट सेव किया, 5.1 मल्टीप्लाई बाय 8.5 43.35, यानी कि जल्दी काम करके उसने कंपनी की इतनी कॉस्ट बचा ली है। तो कंपनी ने उसको एज अ बोनस कहा है कि यार इस कॉस्ट का 1/3 तुम रख लो। तो असल लॉजिक ये होती है बोनस के पीछे। तो 43.35 का 1/3 जो है वो आ जाता है 14.45। अब इस सवाल में हमने टोटल अर्निंग्स निकालनी थी, बोनस नहीं निकालना था। तो टोटल अर्निंग्स जो है वो नॉर्मल जो अर्निंग्स है वो प्लस बोनस हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मल अर्निंग्स कैसे निकालेंगे, कितने घंटे उसने काम किया, 37.5 आवर्स काम किया और एक घंटे का उसको कितना मिलता है, 8.5। तो जो उसकी जो यूजुअल अर्निंग्स थी या जो बेसिक आप कह सकते हैं उसकी अर्निंग्स थी वो क्या थी, वो थी 37.5 आवर्स उसने काम किया और 8.5 उसको पर आवर मिलता है। तो 37.5 मल्टीप्लाई बाय 8.5 अगर मैं करूं तो 318.75 आ गया है। 318.75 में आप बोनस उसका ऐड करते हैं 14.45, तो आपका आंसर आ जाएगा 333.2। ऑप्शन ऑप्शन बी जो है वो आपका आंसर होगा।
इसके बाद ये भी पीस वर्क की गारंटी वाला क्वेश्चन है, ऑलरेडी ये डिस्कस्ड है M1 में, आप देख सकते हैं। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी क्लासिफाइड एज एन ओवरहेड। ओवरहेड यानी कि इनडायरेक्ट कॉस्ट, इनमें से कौन सी चीज इनडायरेक्ट कॉस्ट है? ओवर टाइम प्रीमियम व्हेन द ओवर टाइम वाज वर्कड एट द कस्टमर रिक्वेस्ट। नहीं, ओवर टाइम अगर आप कस्टमर की रिक्वेस्ट पे करते हो तो वो ओवर टाइम का प्रीमियम आपका डायरेक्ट कॉस्ट हो जाता है, ठीक है, तो ये ओवरहेड नहीं होगा। उसके बाद ओवर टाइम प्रीमियम में द ओवर टाइम वर्क वाज बिकॉज ऑफ मशीन ब्रेकडाउन। अगर आपने मशीन की ब्रेकडाउन की वजह से, मशीन की ब्रेकडाउन की वजह से जो है आपने अगर ओवर टाइम किया है तो ये आपका ओवरहेड होगा, ठीक है, आपका ओवरहेड होगा, इनडायरेक्ट कॉस्ट होगी ना। मशीन ब्रेकडाउन एक तरह से आइडल टाइम भी इसको आप कह सकते हैं। तो ओवर टाइम जो आपने अगर किसी भी और वजह से की है, कस्टमर के रिक्वेस्ट के अलावा किसी भी और वजह से की है, तो वो जो है ओवर टाइम आपका इनडायरेक्ट कॉस्ट क्लासिफाई होगा। अब यहाँ पर इन्होंने एक मिस्टेक किया कि ये क्वेश्चन में भी इन्होंने पूछना है बेसिकली डायरेक्ट वर्कर्स के ही चाह रहे थे, लेकिन इन्होंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट का मेंशन ही नहीं किया, क्योंकि अगर इनडायरेक्ट है तो इनडायरेक्ट का तो ओवर टाइम प्रीमियम बेशक उसने कस्टमर के रिक्वेस्ट पे किया हो या ना किया हो, ठीक है, इनडायरेक्ट की तो सारी की सारी कॉस्ट इनडायरेक्ट होती है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में इन्होंने थोड़ा गलती ये की हुई है कि इन्हें लिखना चाहिए था ये डायरेक्ट वर्कर्स का ही है, ठीक है, ये डायरेक्ट वर्कर्स की ही उन्होंने पूछा हुआ। तो ये आपने बात याद रखनी है कि डायरेक्ट वर्कर्स के पूछ सकते हैं, इनमें से डायरेक्ट वर्कर्स की कौन सी कॉस्ट जो है ना वो ओवरहेड हो सकती है, तो बी होगी। बाकी पेमेंट्स टू स्टाफ ऑन पीस वर्क सिस्टम, ठीक है, पीस वर्क सिस्टम क्या होता था जिसमें बस यूनिट्स बनाओ पैसे मिलते थे, ठीक है, कोई उसमें बेसिक पे और बेसिक आवर ये वो शो कुछ नहीं होती थी। जो पीस वर्क पे जो पैसे आप देते हो पर यूनिट वो तो प्रोडक्शन से डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं ना, तो वो तो डायरेक्ट कॉस्ट होगी। डायरेक्ट वर्कर्स, इस सवाल में डायरेक्ट वर्कर्स का पूछ है, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट वर्कर्स वुड बी क्लासिफाइड एज एन ओवरहेड। ये इसने यहाँ पर मिस्टेक की है, इसने मेंशन नहीं किया हुआ। बाकी बेसिक पे जो है वो ओवर टाइम की वो भी आप डायरेक्ट वर्कर्स की डायरेक्ट लेबर कॉस्ट होती है, हमने इनडायरेक्ट बतानी थी। ये भी वही क्वेश्चन है, ऑलरेडी ये वन में हुआ है। ये क्वेश्चन है इसमें थोड़ा थोड़ा सा इसमें ट्रिक दी हुई है, थोड़ा डिफरेंस है इसमें। वो पूछ रहा है कि बताओ 620 यूनिट्स पे इसको कितने पैसे मिलेंगे। एक डिफरेंशियल पीस वर्क स्कीम कंपनी चला रही है, बेसिक रेट हर यूनिट का 0.5 देती है। 500 से जो यूनिट्स ऊपर बनते हैं ना उन पे वो कुछ प्रीमियम देती है, एडिशनल चीज देती है। वो क्या देती है कि 500 से 600 के दरमियान वो एक्स्ट्रा, देखिए प्रीमियम उसने बताया हुआ है, रेट नहीं बताया हुआ। प्रीमियम का मतलब है एडिशनल चीज, 0.05 देती है, और अबव 600 कितनी देती है, 0.1। अगर इसने 620 यूनिट्स बनाए तो पहले 500 यूनिट्स में तो इसको 0.5 मिलेगा, प्लस जो नेक्स्ट 100 यूनिट्स हैं उस पे उसको 0.5 प्लस ये जो 0.05 है ये मिलेगा प्रीमियम। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट 20 है, क्योंकि हमने 620 पे निकालना है, उस पे उसको 0.5 बेसिक प्लस 0.1 का प्रीमियम मिलेगा। तो यहाँ पर इसने थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए स्टूडेंट्स को ये ट्रिक दे दी है कि प्रीमियम ऊपर लिख दिया। प्रीमियम का मतलब होता है एडिशनल चीज, ये उसने बताया है कि अबव द बेसिक रेट, बेसिक तो मिलेगा उसके अबव ये मिलेगा। अगर इस सबको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 500 टाइम्स 0.5 प्लस 100 टाइम्स 0.55 प्लस 20 टाइम्स 0.6 जो है मेरे पास आ जाएगा 317। 317 आंसर आ जाएगा। 500 टाइम्स 0.5 प्लस 100 टाइम्स 0.55 प्लस 20 टाइम्स 0.6, तो 317 आ गया मेरा आंसर। उसने पूछा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूजुअली इंक्लूडेड इन द डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। इनमें से कौन सी चीज है जो कि डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में शामिल होती है? ओवर टाइम आवर्स डायरेक्ट लेबर का बेसिक रेट, यस, बेसिक रेट फॉर ओवर टाइम आवर्स ऑफ डायरेक्ट लेबर एक डायरेक्ट लेबर कॉस्ट होती है। ओवर टाइम प्रीमियम ऑफ फैक्ट्री एम्प्लॉयज, अब डायरेक्ट वर्कर्स की सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्री में प्रोडक्शन हो रही होती है तो डायरेक्ट वर्कर्स की बात कर रहे हैं। तो ओवर टाइम प्रीमियम जो है नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है, लेकिन अगर कस्टमर के कहने पे हो तो डायरेक्ट कॉस्ट होती है, क्योंकि यहाँ पर उसने कहीं नहीं लिखा हुआ कि कस्टमर के कहने पे है, तो इसका मतलब है ये ओवरहेड है, इनडायरेक्ट कॉस्ट है। प्रोडक्टिव टाइम ऑफ डायरेक्ट ऑपरेटिव्स, प्रोडक्टिव टाइम है ना, यानी कि जिनमें प्रोडक्शन हो रही है तो उसमें जो उनको कॉस्ट मिलेगी, पैसे मिलेंगे, वो आपकी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट होगी, ठीक है। प्रोडक्टिव टाइम का उसे कहने का मतलब यही था कि आइडल टाइम इसमें इंक्लूडेड नहीं है। प्रोडक्टिव टाइम का मतलब होता है जिसमें एक्चुअली प्रोडक्शन हो रही हो। तो अगर प्रोडक्शन हो रही है, डायरेक्ट वर्कर्स डायरेक्टली प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है और उस टाइम की जो मिल रहा होगा वो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट होगी। बाकी ट्रेनिंग जो है डायरेक्ट ऑपरेटिव्स की वो भी इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट होती है। इसके बाद 117 क्वेश्चन, insert a tick to indicate which two of the following labor records may be used to allocate cost to the various cost unit in the factory।
यानी कि इनमें से कौन से रिकॉर्ड को हम उठा के कॉस्ट को जो है चार्ज कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट कॉस्ट जो प्रोडक्शन हो रही होती है उसमें हम किस तरह चार्ज कर सकते हैं लेबर कॉस्ट। अब एम्प्लॉय का जो रिकॉर्ड कार्ड है ना उसका तो यहाँ पर कोई काम नहीं है। एम्प्लॉय के रिकॉर्ड कार्ड में उसका नाम, डेट ऑफ बर्थ, कब आया था, सारा कुछ उसकी डिटेल्स लिखी होती हैं। और अटेंडेंस में सिर्फ अटेंडेंस लिखी होती है। टाइम शीट और जॉब कार्ड ऐसी चीज होती है जहाँ से आप उठा सकते हो, आप बता सकते हो। टाइम शीट में डिटेल लिखी होती है एक एक एम्प्लॉय की कि उसने किस तरह कहाँ का काम किया है, ठीक है। और जॉब कार्ड में ये लिखा होता है कि यार जो जॉब है उसमें कितने एम्प्लॉयज इन्वॉल्व थे, ठीक है, कितना उसमें खर्चा खर्चा आया लेबर का, ठीक है। इन दोनों से आप डाटा उठा के जो है ना चार्ज कर सकते हो डिफरेंट कॉस्ट यूनिट्स पे, कॉस्ट को एलोकेट कर सकती हो फैक्ट्री के डिफरेंट यूनिट्स पे। लेकिन एम्प्लॉय रिकॉर्ड कार्ड और अटेंडेंस रिकॉर्ड कार्ड आपको कॉस्ट की कोई डिटेल नहीं देते, आपको एम्प्लॉय से रिलेटेड चीजों के बारे में बताते हैं। टाइम शीट्स और जॉब कार्ड आपका आंसर होगा। इसके बाद है हाउ इज द एक्टिविटी या प्रोडक्शन वॉल्यूम रेशियो कैलकुलेटेड। तो VSB स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स। तो 118 का जो आपका आंसर होगा वो होगा लास्ट वाला, ठीक है, डी। देन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी यूज टू सपोर्ट क्लेम्स फॉर ओवर टाइम पेमेंट्स फॉर सैलरीड एम्प्लॉयज। सैलरीड एम्प्लॉयज ने अगर ओवर टाइम की पेमेंट्स लेनी है तो इनमें से क्या चीज दिखा के जो है ना क्लेम कर सकती है। एम्प्लॉय रिकॉर्ड कार्ड्स, अगेन एम्प्लॉय रिकॉर्ड कार्ड्स में एम्प्लॉय से रिलेटेड डिटेल्स होगी, नाम, उसकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह, एड्रेस वगैरह, फोन नंबर, ये वो, ठीक है। जॉब कार्ड्स नहीं। जॉब कार्ड्स में मैंने आपको बताया जॉब से एसोसिएटेड डिटेल होती है, एक एम्प्लॉय से एसोसिएटेड डिटेल नहीं होती, वो टाइम शीट में होती है। पे स्लिप्स में उसकी सिर्फ पे ही लिखी होगी, पे की। बाकी टाइम शीट्स जो है ऐसा डॉक्यूमेंट है जो बताता है कि यार एक एम्प्लॉय ने कहाँ कहाँ पर कितने घंटे लगाए, डिटेल डिटेल बताता है कि वर्क कैसे स्पेंड किया। तो टाइम शीट से जो है ना वो बता सकता है कि यार ये मैंने ओवर टाइम किया है तो उसकी मुझे पेमेंट मिलनी चाहिए। फिर यहाँ पर ग्रॉस वेज दी हुई है डायरेक्ट वर्कर्स की। उसको पूछता है कि इसमें से जो है डायरेक्ट लेबर कौन सी होगी। तो प्रोडक्टिव आवर्स एट बेसिक रेट ये आपकी होगी डायरेक्ट, बिल्कुल। बाकी ओवर टाइम प्रीमियम जो है, क्योंकि नॉर्मली वो इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट होता है, उसने कहीं नहीं मेंशन किया हुआ कि कस्टमर की रिक्वेस्ट पे स्पेसिफिकली किया हुआ, तो ये भी इंक्लूड हम नहीं करेंगे, इनडायरेक्ट कॉस्ट होगी। आइडल टाइम भी इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट है और ग्रुप बोनसेस भी इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट है। ऑप्शन ए आपका आंसर होगा। डायरेक्ट लेबर कैपेसिटी रेशियो जो है वो आपकी 104% है। तो किसकी वजह से ये है, तो कैपेसिटी रेशियो क्या होती थी, कैपेसिटी इज इक्वल टू एक्चुअल डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स। तो एक्चुअल आवर्स, देखें ऊपर एक्चुअल आवर्स ज्यादा होंगे बजटेड आवर्स से, तभी तो आपका आंसर 100% से अबव आएगा ना। क्योंकि एक्चुअल ऊपर अगर ज्यादा होंगे तभी ऊपर अगर न्यूमिनेटर जो है वो ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू डिनोमिनेटर, तो तभी तो आपका आंसर 100% से अबव आएगा। इसलिए जो इसका आंसर होगा वो होगा एक्चुअल आवर्स बीइंग वर्क, एक्चुअल आवर्स बीइंग ग्रेटर देन बजटेड आवर्स। ऑप्शन नहीं होगा कि आपके एक्चुअल आवर्स ज्यादा हैं एज कम्पेयर टू आपके बजटेड आवर्स। अगेन एक बोनस का क्वेश्चन आया है, बोनस आपने निकालना है। व्हाट इज द बोनस फॉर अ वर्कर हु मैन्युफैक्चर्स 60 यूनिट्स इन एन 8 आवर डे। एक इंसेंटिव स्कीम चल रही है कंपनी में, आपने चलाई हुई है, ठीक है। बेसिक रेट आप जो देते हो वो 8 पर आवर देती हो 8 आवर डे का। और बोनस अगर आप बोनस भी आप देते हो अगर बंदा जो है कम टाइम लगाए स्टैंडर्ड के मुताबिक, स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, ठीक है, स्टैंडर्ड टारगेटेड बजटेड प्लान के अकॉर्डिंग अगर वो कम टाइम में काम करे तो आप बोनस देते हो। बोनस कैसे देते हो, 50% जो है ना टाइम सेव का आप देते हो, ठीक है। जो रेट है ना, रेट जितना आप टाइम बचाते हो, जितना आप टाइम बचाते हो उसको बेसिक रेट का जो है ना हाफ आप उसको बोनस दे देते हो, ठीक है। 50% ऑफ टाइम सेव्ड अगेंस्ट स्टैंडर्ड पेड एट बेसिक रेट का मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जो आपने टाइम बचाया है ना, जितना आपने टाइम बचाया है उसकी जो कॉस्ट है, जितना आपने टाइम बचाया उसकी कॉस्ट है, उसका 50% जो है आपको बोनस मिलेगा। तो हम निकाल लेते हैं कि हमने कितना टाइम बचाया है। हमें टाइम अलाउड कितना था, स्टैंडर्ड टाइम का मतलब होता है अलाउड टाइम, प्लान टाइम, एक्सपेक्टेड टाइम, बजटेड टाइम, ठीक है। तो हम कंपैरिजन ऐसे ही करते हैं ना कि हमने कितना बचाया, कि यार हमें प्लान कितना दिया गया था, टारगेट कितना दिया गया था, और हमने एक्चुअल कितना लिया। अब जो उसने एक्चुअल आवर्स लिए हैं वो उसने रिक्वायरमेंट वाली ही लाइन में उसने मेंशन किया हुआ है कि इस बंदे ने 60 यूनिट्स 8 आवर डे में बनाए, ठीक है। 60 यूनिट्स उसने 8 आवर डे में बनाए, तो 8 घंटे तो उसके एक्चुअल आवर आ गए, ये उसके आगे एक्चुअल आवर। अब उसको लगने कितने चाहिए थे, तो स्टैंडर्ड टाइम 10 मिनट्स पर यूनिट है कि एक यूनिट को बनाते हुए आपको 10 मिनट लगने चाहिए थे। स्टैंडर्ड टाइम जो है वो 10 मिनट्स पर यूनिट है कि एक यूनिट को बनाते हुए आपको 10 मिनट लगने चाहिए थे। तो 60 यूनिट्स आपने बनाए, उनको बनाने के लिए आपको 60 टाइम्स 10 600 मिनट्स लगने चाहिए थे, लेकिन मैंने आवर्स में निकालना है तो अगेन 60 से डिवाइड कर दूंगा तो
मेरे पास 10 आवर्स आ जाएगा। इसका मतलब है कि मुझे ये यूनिट्स बनाने के लिए 10 घंटे लगने चाहिए थे और मुझे लगे कितने, 8 घंटे। 8 घंटे अलाउड था मुझे 10 मिनट्स पर यूनिट, यानी कि 10 घंटों में मैंने ये 60 यूनिट्स मुझे बनाने चाहिए थे, लेकिन मैंने 8 आवर्स में बनाए। इसका मतलब है मैंने कितना टाइम सेव किया है, 2 आवर्स का मैंने टाइम सेव किया। 2 आवर्स का टाइम सेव किया तो इसका मतलब है कंपनी के $16 मैंने सेव किए हैं और कंपनी ने मुझे कहा कि यार उसका 50% तुम रख लो। 50% से मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, $8, ऑप्शन सी। इसके बाद है व्हाट वाज द एफिशिएंसी रेशियो इन द पीरियड। एफिशिएंसी रेशियो आपने निकालनी है, उसका फॉर्मूला एफिशिएंसी रेशियो का क्या है, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर्स। तो मैं अपने वाले तरीके से करता हूँ, स्टैंडर्ड आवर में निकाल लेता हूँ। कैसे निकालूंगा, 2400 को मैं डिवाइड कर दूंगा 9600 से, तो ये मेरे पास आ जाएगा 2400 डिवाइडेड बाई 96, 0.25 आ जाएगा, यानी कि 1 यूनिट को बनाने में 0.25 आवर्स मुझे लगने चाहिए। और मैंने एक्चुअल कितने यूनिट्स बनाए, 9400। तो जो एक्चुअल यूनिट्स हैं उनको बनाने में स्टैंडर्ड के मुताबिक मुझे 2350 आवर्स लगने चाहिए थे, और मुझे जो एक्चुअल आवर्स लगे हैं वो कितने लगे हैं, 2320। यहाँ पर ये लिखा हुआ है, तो मैं डिवाइड कर दूंगा इसको 2320 से, मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 से। 2350 डिवाइडेड बाई 2320 मल्टीप्लाई बाई 100, 101.29 आ रहा है, तो 101.3% आंसर होगा। अब मैं दूसरे तरीके से करता हूँ, जो स्टैंडर्ड आवर की ओरिजिनल डेफिनेशन है कि नॉर्मल एफिशिएंसी पे आप काम करो तो 1 घंटे में आप कितने यूनिट्स बनाते हो, तो उसके लिए भी मैं यही डाटा उठाऊंगा। तो मैं 90 उल्टा में कर देता हूँ, 9600 को डिवाइड कर देता हूँ 2400 से। इसका मतलब क्या है कि मुझे 4 यूनिट्स बनाने चाहिए, मुझे 4 यूनिट्स बनाने चाहिए 1 घंटे में। अगर मैंने 9400 यूनिट्स बनाए तो मुझे कितना टाइम लगा होगा, 9400 डिवाइडेड बाई 4 करूंगा, 9400 डिवाइडेड बाई 4, अगेन यही 2350 मेरे पास आ गया। तो आप जिस मर्जी तरीके से करें आंसर यही सेम आएगा। बस ये कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है कि जो स्टैंडर्ड ये जो मैं यूज करता हूँ ना 0.25 के, वो होता है कि 1 यूनिट को बनाने में कितना घंटा लगता है। लेकिन स्टैंडर्ड टाइम का इन ओरिजिनल मीनिंग ये होता है कि नॉर्मल एफिशिएंसी पे आप काम करो तो 1 घंटे में आप कितने यूनिट्स बना सकते हो। लॉजिक दोनों में वही सेम लगेगी, लेकिन ये डिफरेंस आपको लाजमी पता होना चाहिए, ठीक है। ये मैं अपनी आसानी के लिए करता हूँ, एक शॉर्टकट है, बच्चे के जहन में ये बैठ भी जल्दी जाता है, इस वजह से मैं यूज करता हूँ। फिर उसको पूछता है कि इनमें से कौन से अकाउंट्स हैं जो कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम में यूज होते हैं। सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटिंग में तो कंट्रोल अकाउंट, वेजेस एंड सैलरी का कंट्रोल अकाउंट और पेबल अकाउंट जो है ना वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम में यूज होते हैं। बाकी सैलरी का ओवर टाइम अकाउंट, ओवरहेड अकाउंट या वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट, ये सारे कॉस्ट अकाउंटिंग में यूज होते हैं। फिर वो पूछ रहा है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट ऑफ फॉर दिस एम्प्लॉय। द डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ लेबर फॉर दिस एम्प्लॉय क्या है। एक एम्प्लॉय है, वो स्टैंडर्ड 40 आवर वीक काम करता है, 10.5 पर आवर उसको मिलता है। ओवर टाइम टाइम एंड हाफ है, यानी कि 1/2 या 50%। इस हफ्ते में उसने 50 घंटे काम किया, ठीक है। और बेस एंड ऑन टॉप ऑफ दैट बेसिक पे एंड ओवर टाइम रिसीव्ड अ बोनस ऑफ 100, यानी कि ओवर टाइम के अलावा उसे 100 का बोनस भी मिला। क्योंकि डायरेक्ट कॉस्ट बतानी है तो 100 का बोनस जो है वो आपका इनडायरेक्ट कॉस्ट होगी। फिर जो ओवर टाइम का प्रीमियम है वो भी इनडायरेक्ट कॉस्ट होगा, बेशक डायरेक्ट वर्कर हो, क्योंकि कहीं नहीं मेंशन के कस्टमर के कहने पे किए। तो सिंपली जो है उसने जो 40 आवर्स काम किए उसमें जो उसको 10.5 मिल रहा है वो, और जो उसने 10 आवर्स ओवर टाइम लगाए उस पर जो 10.5 मिल रहा है वो जो है सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट कॉस्ट होगी। तो मैं निकाल लेता हूँ, 40 टाइम्स 10.5 आपको दे देगा 420, और 10 टाइम्स 10.5 आपको दे देगा 105। 420 प्लस 105 आपको दे देगा 525। तो जो डायरेक्ट कॉस्ट होगी वो होगी 525। इसके साथ जो है ना आपके लेबर वाले क्वेश्चन हैं वो इतने ही थे, खत्म हो गए। अब स्टार्ट कर लेते हैं एक्सपेंसेस चैप्टर के क्वेश्चंस। 7-8 क्वेश्चंस दिए किट में। पहला क्वेश्चन है एन इनवॉइस फॉर द विडबी साइट फॉर द पावर वुड बी कोडेड एज। तो एक कोडिंग का क्वेश्चन है, सेम वही कोडिंग है M1 वाली, कुछ भी डिफरेंस नहीं है इसमें। आपने ऑर्डर ऑफ कोडिंग भी इसमें बताया हुआ है कि पहले साइट को कोड करना है, फिर एक्सपेंस को करना है, फिर फंक्शन को। तो एक विडबी साइट की इनवॉइस आई है पावर के लिए, तो उसका क्या कोड होगा। साइट पहले विडबी है, विडबी का कोड है 100, तो पहला कोड आ जाएगा 100। पावर है तो पावर का कोड 420 है, तो 420 आ जाएगा। फंक्शन क्या है, तो देखें पावर जो है वो कहाँ पर इस्तेमाल होती है, प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल होती है। ओवरहेड्स मेनली प्रोडक्शन ओवरहेड ही होता है पावर, इसीलिए जो है ना प्रोडक्शन में यहाँ पर मैं टिक करूंगा 620 आ जाएगा। तो 100, 420 और 620 जो है वो कोड होगा।
127, insert a tick to indicate which five of the following would be classed as a part of production overhead। ये क्वेश्चन भी जो है MA1 की किट में था। वो पूछ रहा है कि प्रोडक्शन ओवरहेड्स बताओ। प्रोडक्शन ओवरहेड्स का क्या मतलब होता है? ओवरहेड्स का मतलब होता है इनडायरेक्ट कॉस्ट। प्रोडक्शन का मतलब होता है प्रोडक्शन में जो इस्तेमाल होते हो, तो वो इनडायरेक्ट कॉस्ट जिनका ताल्लुक प्रोडक्शन से हो वो आपके प्रोडक्शन ओवरहेड्स कहलाते हैं। तो अब देखते हैं क्या क्या है। पहले है वुड्स यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल। आप हॉकी मैन्युफैक्चरर्स हैं तो हॉकी की स्टिक को देख के आप डायरेक्टली बता सकते हैं कि यार लकड़ी इसमें इन्वॉल्व हुई है, तो वुड तो है, वो तो बेसिकली डायरेक्ट मटेरियल हो गया ना। आपने इनडायरेक्ट चीज बतानी है जिसका ताल्लुक प्रोडक्शन से है। तो एक चीज डायरेक्ट है तो इसका मतलब है वो प्रोडक्शन ओवरहेड नहीं है। फिर रबर कवर्स जो लगे होते हैं हॉकी के हैंडल्स पे, तो वो भी डायरेक्टली विजिबल है, डायरेक्टली आप रिलेट कर सकते हैं, ट्रेस कर सकते हैं, तो वो भी डायरेक्ट कॉस्ट है। डेप्रिसिएशन जो है वो आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। तो पहला तो आपका हो गया इनडायरेक्ट एक्सपेंस डेप्रिसिएशन। देखिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, डेप्रिसिएशन जो है फैक्ट्री में हॉकी स्किल की अगर किसी मशीन की हो रही है तो वो मशीन प्रोडक्शन में ही इन्वॉल्व होती है, उस मशीन की डेप्रिसिएशन है, इसीलिए प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट है। ठीक है। फिर पावर जो है, पावर आपकी इनडायरेक्ट कॉस्ट है बेसिकली। ठीक है, और इसका भी ताल्लुक प्रोडक्शन से होता है तो प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट है। सेल्स मैनेजर सैलरी, सैलरी जो सेल्स मैनेजर की है तो वो इनडायरेक्ट लेबर, लेकिन सेल्स मैनेजर की है, सेलिंग कॉस्ट है, और सेलिंग कॉस्ट नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट होती है तो ये शामिल नहीं होगा। लेबर इन असेंबली डिपार्टमेंट, असेंबली जो है वो प्रोडक्शन सेंटर होता है तो इसका मतलब है प्रोडक्शन सेंटर का लेबर प्रोडक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व होगा तो वो तो डायरेक्ट लेबर हो गया, तो ये नहीं होगा। ऑयल एंड ग्रीजेस, ऑयल ग्रीजेस लुब्रिकेंट्स फ्लूइड्स का मतलब होता है कि वो चीजें जो मशीन की क्लीनिंग के लिए इस्तेमाल होती हैं, तो ये इनडायरेक्ट मटेरियल है और ये उसी मशीन की क्लीनिंग के लिए इस्तेमाल होती है जो कि हॉकी की स्टिक्स बनाती है, इसीलिए ये भी प्रोडक्शन ओवरहेड आपका होगा। टेलीफोन एंड पोस्टेज है तो ये भी इनडायरेक्ट कॉस्ट, लेकिन टेलीफोन एंड पोस्टेज का ताल्लुक एडमिनिस्ट्रेशन से है, ठीक है, फैक्ट्री से नहीं है, तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है, नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट है। फिर इंश्योरेंस ऑफ प्लांट, प्लांट प्रोडक्शन प्लांट उसकी इंश्योरेंस, तो इंश्योरेंस आपको पता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस है तो ओवरहेड है, और प्लांट है तो इसका मतलब प्रोडक्शन ओवरहेड होगा। सुपरवाइजरी लेबर, सुपरवाइजरी लेबर का मतलब क्या होता है? इनडायरेक्ट लेबर। और सुपरवाइजर जो सुपरवाइज कर होगा इस फैक्ट्री में, ठीक है, तो ये जो स्टिक्स बनाते हैं तो उस वो इनडायरेक्ट लेबर है और उसका ताल्लुक प्रोडक्शन से होता है, तो ये भी प्रोडक्शन ओवरहेड होगा। ये पांच चीजें जो है ना आपकी प्रोडक्शन ओवरहेड में शुमार होंगी। इसके बाद आपने डेप्रिसिएशन चार्ज निकालना है। सिंपल सा क्वेश्चन है। हॉकी स्किल मैन्युफैक्चरर्स उन्होंने एक न्यू मशीन खरीदी जनवरी 2013 को, मशीन की कॉस्ट थी 45,000। कंपनी जो डेप्रिसिएशन यूज करती है वो मशीन आवर बेसिस पे करती है, ठीक है। मशीन की लाइफ 5 years है और हर साल वो 3,000 घंटे चलेगी, ठीक है। इन अ पीरियड एंडेड 4 months to April 30 इट इज ऑपरेटेड फॉर 810 मशीन आवर्स। 4 महीने तक जो फर्स्ट 4 months हैं उसमें 810 घंटे आपने मशीन चलाया है, तो इस पीरियड का, इस 4 महीने का चार्ज क्या होगा? तो सिंपल सा तरीका है, आपने मशीन आवर्स बेसिस पे चलना है, ठीक है। अब कॉस्ट कितनी आ गई? कॉस्ट आ गई 45,000। टोटल आवर्स आप निकाल लें, इसके लाइफ के टोटल आवर्स कितने होंगे, कितने आवर्स ही चलेगी। 5 साल आपके पास है और हर साल 3,000 घंटे चलेगी, तो इसका मतलब है 15,000 घंटे चलेगी। अब मैं डेप्रिसिएशन चार्ज निकाल लेता हूँ। 45,000 कॉस्ट है, 15,000 घंटे चलेगी, जिसमें से 810 घंटे चल चुकी है, 810 घंटे चल चुकी है। तो 45,000 इसकी कॉस्ट है और 15,000 आवर्स टोटल इसके हैं, तो पर आवर डेप्रिसिएशन इससे आ जाएगी। और हमने 810 आवर्स की निकालनी है तो मैं मल्टीप्लाई बाई 810 कर दूंगा, तो आंसर जो आएगा वो आएगा 2430। ऑप्शन ए जो है वो आपका आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस? डायरेक्ट एक्सपेंस इनमें से क्या है? सबसे पहले असेंबली लेबर रिक्वायर्ड, असेंबली लेबर है तो बस यहीं से हमें पता चल जाता है कि डायरेक्ट लेबर है, एक्सपेंस नहीं है, ठीक है। देन आता है फैक्ट्री की इंश्योरेंस कॉस्ट। इंश्योरेंस जो है अभी हमने ऊपर बात की थी इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है, वो डायरेक्ट। एडमिनिस्ट्रेटिव सैलरी जो है, एडमिनिस्ट्रेटिव सैलरी है तो इसका मतलब है लेबर है, इनडायरेक्ट लेबर है ये, ठीक है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड ताल्लुक है, इसका नॉन प्रोडक्शन है। द हायर ऑफ स्पेशल मशीन रिक्वायर्ड फॉर अ पर्टिकुलर जॉब, एक पर्टिकुलर जॉब के लिए, एक काम के लिए स्पेसिफिकली आपने एक मशीन हायर की है तो वो आपका डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। ऐसा एक्सपेंस जो कि आप किसी स्पेसिफिक मकसद, पर्पस, जॉब
प्रोजेक्ट के लिए करते हो उसको आप डायरेक्ट एक्सपेंस कहते हो, स्पेसिफिकली उसी चीज के लिए। तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, न्यू मशीन हैज एन एस्टिमेटेड 5 years लाइफ। एक न्यू नई मशीन है, उसकी लाइफ जो 5 years है, डिस्पोजल वैल्यू उसकी 0 है। डेप्रिसिएशन मेथड आप दो कंसीडर कर रहे हो, एक आप कंसीडर कर रहे हो रिड्यूसिंग बैलेंस, एक आप कंसीडर कर रहे हो स्ट्रेट लाइन कंसीडर कर रहे हो। अब वो पूछ रहा है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। डेप्रिसिएशन इन ईच ईयर वुड बी ग्रेटर यूजिंग द रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। वो कह रहा है डेप्रिसिएशन हर साल ग्रेट होगी अगर आप रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड इस्तेमाल करोगे। एक डमी एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल एसेट की कॉस्ट है 100, ठीक है। अब अगर आप स्ट्रेट लाइन चार्ज करते हो 100 डिवाइडेड बाई 5 20 पर ईयर होगी। अब अगर आप रिड्यूसिंग बैलेंस फॉर एग्जांपल चार्ज करते हो, ठीक है, तो रिड्यूसिंग बैलेंस में 100 टाइम 20% आप करोगे तो ईयर 1 की आपके पास आ जाएगी 20, ठीक है, ईयर 1 की। फिर ईयर 2 में आप नेट बुक वैल्यू यूज करते हो तो 100 माइनस 20 80 आ जाएगी। आप लोगों को ये पता होगा, आपने F1 पढ़ा हुआ है, ठीक है। नेट बुक वैल्यू से आप करते हो डेप्रिसिएशन निकालते हो, तो 80 का 20% आपका आ जाएगा 16, ठीक है। अब यहीं से हमें पता चल जाता है, उसने कहा है कि हर साल डेप्रिसिएशन ज्यादा होगी अगर आप रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड इस्तेमाल करेंगे, तो ये गलत कह रहा है। स्ट्रेट लाइन में हर साल 20 होगी, लेकिन यहाँ पर तो 16 होगी ना सेकंड ईयर में, यानी कि कम होगी, जबकि उसने यहाँ पर कहा है तो ग्रेटर होगी। तो ये पहली स्टेटमेंट तो गलत है। और वैसे भी लॉजिकली रिड्यूसिंग बैलेंस में क्योंकि नेट बुक वैल्यू पे आप करते हो डेप्रिसिएट, तो नेट बुक वैल्यू कम होती जाती है, तो कम चीज से जब परसेंटेज मल्टीप्लाई होगी तो डेप्रिसिएशन चार्ज कम होगा। फिर सेकंड स्टेटमेंट है, depreciation in each year would be greater using the straight line method। depreciation जो है यहाँ पर मैंने सॉरी 25% लेना था, 20% नहीं लेना था, 25% लेना था। मैं दोबारा इसको कर लेता हूँ, 25% है। 100 का 25% डेप्रिसिएशन चार्ज आपका आ जाएगा 25। फिर उसके बाद 75 नेट बुक वैल्यू आ जाएगी 100 माइनस 25, 75 का 25%, 75 का 25% 18.75 आ जाएगा। और यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा वो 100 टाइम्स 5 20 आएगा, ठीक है। तो ये मैंने वो मिस्टेक कर दी थी, मैंने 20% से मल्टीप्लाई कर दिया था, जबकि डेप्रिसिएशन चार्ज 25% है। अब करेक्ट होगी है। अब दोबारा स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं। पहली स्टेटमेंट तो फिर भी गलत होगी, डेप्रिसिएशन आप रिड्यूसिंग बैलेंस से हर साल ज्यादा होगी, तो ये यहीं से प्रूव हो जाता है कि सेकंड ईयर में जाके कम होगी है। और लॉजिकली भी क्योंकि आप नेट बुक वैल्यू पे डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो, वो हर साल कम होती रहती है, तो डेप्रिसिएशन का चार्ज रिड्यूसिंग बैलेंस से कम होगा। सेकंड ऑप्शन में वो कह रहा है कि डेप्रिसिएशन इन ईच ईयर वुड बी ग्रेटर यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड। अगर आप स्ट्रेट लाइन मेथड इस्तेमाल करोगे तो हर साल आपकी डेप्रिसिएशन ग्रेटर होगी। लेकिन ये भी स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि अगर हमने एसेट की कॉस्ट 100 की आई थी और 5 years उसकी लाइफ है, तो पहले साल की डेप्रिसिएशन कितनी है 20, जबकि रिड्यूसिंग बैलेंस से पहले साल की डेप्रिसिएशन कितनी है कि 25। तो हर साल ज्यादा नहीं होगी। हाँ, ईयर 1 के बाद ज्यादा होगी, लेकिन ईयर 1 में रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से ज्यादा है। तो ये भी स्टेटमेंट क्या होगी, है फॉल्स होगी है। थर्ड स्टेटमेंट में जाते हैं, depreciation would be greater in year 1 but less in year 5 if the reducing balance method rather than straight line method were used। तो ये स्टेटमेंट जो है मैंने अभी जो ऊपर आपको बात बताई थी कि स्ट्रेट लाइन मेथड में पहले डेप्रिसिएशन, हाँ ठीक है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में पहले साल की डेप्रिसिएशन ज्यादा आपको नजर आ रही है, बिल्कुल, तो पहली बात तो ठीक होगी कि डेप्रिसिएशन वुड बी ग्रेटर इन ईयर 1, ठीक है, इफ रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड इज यूज्ड, बट लेस इन ईयर 5। और ईयर 5 में लेस होगी, क्यों? क्योंकि अभी 8.75 है, अगले साल नेट बुक वैल्यू हम मजीद कम कर देंगे, 75 में से 18.75 को माइनस करेंगे, फिर 25% से मल्टीप्लाई करेंगे, डेप्रिसिएशन कम होती जा रही है ना, जबकि स्ट्रेट लाइन से तो 20 रहेगी। तो ये स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट है कि पहले साल में रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से ज्यादा होगी, लेकिन उसके बाद जो आखिरी साल है उसमें स्ट्रेट लाइन मेथड की बेसिकली ज्यादा होगी, ठीक है। तो ईयर 5 में रिड्यूसिंग बैलेंस से लेस होगी, ईयर 1 में रिड्यूसिंग बैलेंस से ज्यादा होगी, तो एक स्टेटमेंट ट्रू है। इसके बाद है इंसर्ट अ टिक टू इंडिकेट विच टू ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स विल यूजुअली बी ट्रीटेड एज प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट। तो अगेन वही चीज आ गई, यानी कि वो इनडायरेक्ट कॉस्ट जिसका ताल्लुक प्रोडक्शन से आपने वो बतानी है।
ट्रेनिंग ऑफ डायरेक्ट वर्कर्स की सिर्फ मैंने आपको कहा था 3 कॉस्ट डायरेक्ट कॉस्ट होती है उसकी। तो ट्रेनिंग क्योंकि उस नहीं आती उस 3 चीजों में जो डायरेक्ट कॉस्ट होती है, तो उसका मतलब है इनडायरेक्ट कॉस्ट है, चाहे वो डायरेक्ट की हो या इनडायरेक्ट की हो। इनडायरेक्ट कॉस्ट तो होगी, और डायरेक्ट बंदों की है तो डायरेक्ट बंदे प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं तो प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट होगी। पहला तो ये आ गया। उसके बाद वेजेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन स्टाफ, डिस्ट्रीब्यूशन का वर्ड आपको नजर आ गया, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट यानी कि नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट तो छोड़ दें से। उसके बाद है नॉर्मल आइडल टाइम इन फैक्ट्री, फैक्ट्री का जो आइडल टाइम होता है, तो आइडल टाइम आपको पता है इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है, ठीक है। और फैक्ट्री क्या है, फैक्ट्री में प्रोडक्शन हो रही होती है तो प्रोडक्शन ओवरहेड है, ये प्रोडक्शन ओवरहेड हो जाएगा। बाकी प्रोडक्टिव टाइम जो है वो तो डायरेक्ट कॉस्ट हो जाएगी, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट हो जाएगी। और सेल्स पर्सनल की सैलरी आपकी नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट है तो वो भी नहीं होगा। अगेन फिर वैसा ही क्वेश्चन आ गया जैसा हमने ऊपर किया था कि एक एसेट है उसकी एक्सपेक्टेड लाइफ 10 ईयर्स है और रेजिडुअल वैल्यू नील है। एसेट को आपने डेप्रिसिएट करना है स्ट्रेट लाइन मेथड से। कौन सी स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है? अगर आप रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड इस्तेमाल करें इंस्टेड ऑफ स्ट्रेट लाइन, अगर आप रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड इस्तेमाल करें इंस्टेड ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो कौन सी स्टेटमेंट गलत, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? पहली स्टेटमेंट है डेप्रिसिएशन विल बी हायर इन ईच ईयर यूजिंग 20% रिड्यूसिंग बैलेंस। डेप्रिसिएशन जो है वो हर साल में ज्यादा होगी, हायर होगी अगर आप 20% रिड्यूसिंग बैलेंस इस्तेमाल करें। तो ये हम देख लेते हैं, ठीक है। वो एक डमी एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल एसेट जो आपने उठाया उसकी कॉस्ट कितनी थी? 120 थी। अब अगर मैं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड इस्तेमाल करता हूँ 20%, स्ट्रेट लाइन मेथड से तो मेरी सीधा सीधा आंसर आ जाएगा 120, और कॉस्ट एसेट की यूजफुल लाइफ 10 अदर 12 पर ईयर आ जाएगी, तो वो तो सेम ही होगी। अब मैं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड 20% पे उठाता हूँ। ईयर वन में मेरी डेप्रिसिएशन चार्ज कितना होगा? 120 टाइम्स 20%, यानी कि 24। ईयर टू में मेरा डेप्रिसिएशन चार्ज जो होगा वो होगा 120 माइनस 24, 96। ये नेट बुक वैल्यू पे आप करते हैं, आपने F1 पढ़ा होगा, आपको पता होगा 120 माइनस 24 96 आता है। 96 का 20% में लेता हूँ, वो फर्ज करें आ गया 19.2। फिर मैं ईयर थ्री पे 96 माइनस 19.2 करता हूँ तो ये आ जाएगा 76.8। इसका 20% में लेता हूँ, ये आ जाएगा 15.36। फिर मैं ईयर फोर में जाता हूँ, मैं अगेन 76.8 में से 15.36 माइनस करता हूँ, तो मेरे पास आ जाता है 61.44 का 20% लेता हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा 12.288। देखें कम होती जा रही है। और फाइनली जब मैं ईयर फाइव में जाऊँगा तो 61.44 माइनस 12.288 मुझे दे देगा 49.152 मल्टीप्लाई बाय 20%, जो कि 9.83 आ रहा है। तो इधर से बात गलत प्रूव हो जाती है कि वो कह रहा है कि हर साल में 20% रिड्यूसिंग बैलेंस से आपकी डेप्रिसिएशन हाइयर होगी, लेकिन पहले 4 सालों में तो एज कम्पेयर टू स्ट्रेट लाइन हाइयर है, लेकिन पांचवें साल में जाके कम हो जाती है। तो इसका मतलब है कि हर साल में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है आप रिड्यूसिंग बैलेंस यूज कर रहे हो जब आप एसेट एंड पे लगा होगा, जब डेप्रिसिएशन बिल्कुल उसकी नेट बुक वैल्यू थोड़ी रह जाएगी, तो डेप्रिसिएशन चार्ज स्ट्रेट लाइन मेथड वाले से खुद बहुत कम हो जाएगा। ये वाला तो 10 साल तक चलता रहेगा ना, तो ये तो पांचवें साल में जाके कम हो गया। इसका मतलब है पहली स्टेटमेंट तो फॉल्स है कि हर साल ज्यादा नहीं होगा। फिर उसके बाद अगली स्टेटमेंट, depreciation will be higher in each of year 1 2 3 using 25% reducing balance method। डेप्रिसिएशन हाइयर होगी, ज्यादा होगी, लेकिन पहले 3 सालों में अगर 25% इस्तेमाल करें, ठीक है, स्ट्रेट लाइन के मुकाबले में, ठीक है, हम स्ट्रेट लाइन के मुकाबले में देख रहे हैं। उसने कहा है कि अगर स्ट्रेट लाइन के मुकाबले में रिड्यूसिंग बैलेंस देखें तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? तो यहाँ पर मैं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड 25% वाला भी ले लेता हूँ। एग्जाम्पल्स के थ्रू आप करेंगे तो आपके लिए आसानी होगी। ये ईयर वन वगैरह यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं यहाँ पर चलिए वापस लिख देता हूँ। ईयर वन 120 का 25% आपके पास आ जाएगा 30। फिर 120 माइनस 30 नेट बुक वैल्यू आ जाएगी 90। 90 का 25% आपके पास आ जाएगा 22.5। देन ईयर थ्री में आपके पास 90 माइनस 22.5 आपके पास आ जाएगा 67.5 का 25%।
तो 16.875। अब क्योंकि उसने सिर्फ फर्स्ट 3 इयर्स की बताया हुआ है कि पहले 3 सालों में ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू रिड्यूसिंग बैलेंस, तो इसके बाद हमने आगे कैलकुलेशन करने की हमें जरूरत ही नहीं है। तो स्ट्रेट लाइन मेथड में 12 थी आपकी, ठीक है, हर साल की 12 होती है। और रिड्यूसिंग बैलेंस 25% में पहले 3 सालों की ये है। और उसने स्टेटमेंट में ये कहा हुआ है कि डेप्रिसिएशन जो है फर्स्ट 3 इयर्स में ज्यादा होगी रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड की एज कम्पेयर टू स्ट्रेट लाइन। ये स्टेटमेंट उसकी क्या होगी, ये करेक्ट प्रूव होगी, क्योंकि आप देख लें कि 30, 22.5 और 16.875 सारी की सारी इस 12 से ज्यादा है। तो वो यही तो पूछ रहा है ना कि अगर आप स्ट्रेट लाइन की जगह रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड इस्तेमाल करो तो कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। तो सेकंड स्टेटमेंट ट्रू है कि अगर आप रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड इस्तेमाल करोगे तो पहले 3 सालों में रिड्यूसिंग बैलेंस से डेप्रिसिएशन ज्यादा होगी एज कंपेयर टू स्ट्रेट लाइन। ये आपका आंसर होगा। अब इस क्वेश्चन में वो पूछ रहा है कि बताएं कि क्या ये स्टेटमेंट्स ट्रू है या फॉल्स है इन रिस्पेक्ट टू डेप्रिसिएशन। तो पहली स्टेटमेंट है कि यूजिंग द रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड प्रोडक्ट यूनिट कॉस्ट डिक्लाइंस फ्रॉम द ईयर टू ईयर इफ आउटपुट स्टेज द सेम। अगर आप रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड इस्तेमाल करते हैं तो कॉस्ट पर यूनिट जो है आपकी डिक्लाइन करती जाएगी अगर आउटपुट आपका सेम रहता है, ठीक है। तो इसके लिए एक डमी एग्जांपल यूज कर लेते हैं। फर्स्ट करें, कॉस्ट जो है वो है एक एसेट है, उसकी कॉस्ट आपने ली है 100, और जो रिड्यूसिंग बैलेंस डेप्रिसिएशन आप चार्ज कर रहे हैं वो 10% है, और यूनिट्स जो हैं वो 10 है। अब कॉस्ट पर यूनिट जो है वो विद रिस्पेक्ट टू डेप्रिसिएशन पूछ रहा है, ठीक है, डेप्रिसिएशन कॉस्ट की बात कर रहा है। अब ईयर 1 में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना होगा यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, 100 मल्टीप्लाई बाय 10%, यानी कि डेप्रिसिएशन की कॉस्ट आपके पास 10 आ गई, ठीक है। और कॉस्ट पर यूनिट क्योंकि आपने बताना है तो कॉस्ट पर यूनिट क्या होगा, 10 डिवाइडेड बाय 10, 1 हो गया ईयर 1 में। फिर ईयर 2 में जब आप डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो 100 माइनस 10 90 आ गया, 90 का 10% आ गया 9, तो डेप्रिसिएशन कॉस्ट ईयर 2 की 9 होगी। तो कॉस्ट पर यूनिट अगर आप निकालें 9 डिवाइडेड बाय 10 तो 0.9 होगी। फिर ईयर 3 में अगेन आपने 90 माइनस 9 81 पे करना है, 81 मल्टीप्लाई बाय 10%, 8.1 कॉस्ट आ गई डेप्रिसिएशन कॉस्ट। तो कॉस्ट पर यूनिट जो है वो 8.1 डिवाइडेड बाय 10 0.81 आ गई। तो पहली स्टेटमेंट ट्रू ही लग रही है, क्योंकि ट्रू ही है क्योंकि यूनिट कॉस्ट जो है देखें डिक्लाइन कर रही है अगर आउटपुट सेम रहता है। उसने कहा है कि आपने आउटपुट को नहीं छेड़ना, आउटपुट सेम सेम रहेगा। तो अगर नीचे वाली चीज सेम है ऊपर वाली कम होती जा रही है तो न्यूमरेटर अगर कम होता जा रहा है तो इसका मतलब है कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीज ही होगी। तो पहली स्टेटमेंट ट्रू है। दूसरी में वो कह रहा है कि आप स्ट्रेट लाइन मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो प्रोडक्ट यूनिट कॉस्ट डिक्लाइन करेगी अगर आप आउटपुट बढ़ाएंगे। तो देखें इसके पीछे सिंपल सी लॉजिक है। स्ट्रेट लाइन मेथड का मतलब यह है कि हर साल की डेप्रिसिएशन सेम है, ठीक है। फर्ज करें हर साल की डेप्रिसिएशन 10 है। अब अगर आप यूनिट्स बढ़ाते हैं, पहले साल में 10 यूनिट्स थे तो ये 1 आ गया। अब अगले साल में यूनिट्स आप ज्यादा करेंगे तो 10 डिवाइडेड बाय 11 तो ये 0.909 हो जाएगा। तो इसी तरह अगर आप ऊपर वाली चीज सेम है, नीचे वाली चीज डिनोमिनेटर बढ़ता जा रहा है तो ऑटोमेटिकली कॉस्ट पर यूनिट फॉल करेगी, ठीक है। सिंपल सी लॉजिक है, मैथमेटिकल लॉजिक है कि ऊपर वाली चीज अगर सेम है और नीचे वाली आप इंक्रीज कर रहे हो, ऊपर वाली चीज सेम है और नीचे वाली चीज जो है आप अगर इंक्रीज करते जाते हो तो कॉस्ट पर यूनिट क्या है वो भी रिड्यूस होती जाएगी। तो सेकंड स्टेटमेंट भी ट्रू है। पहले में उसने कहा था रिड्यूसिंग बैलेंस है जिसमें न्यूमिनेटर जो है उसकी वैल्यू कम होती जा रही है, डिनोमिनेटर सेम था। और अगली में जो है वो न्यूमिनेटर सेम था, डिनोमिनेटर बढ़ता जा रहा है। तो दोनों सिचुएशन में पर यूनिट जो चीज वो फॉल करेगी, इसीलिए जो है ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। यूनिट कॉस्ट का मतलब होता है कॉस्ट पर यूनिट, और डेप्रिसिएशन के रिस्पेक्ट से वो पूछ रहा है, ठीक है। यानी कि डेप्रिसिएशन कॉस्ट की वो कह रहा है कि डेप्रिसिएशन कॉस्ट पर यूनिट निकाल के मुझे बताओ कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और फॉल्स। तो दोनों ट्रू है। लास्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेट्स टू द कैपिटल एक्सपेंडिचर। इनमें से कौन सी चीज कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कैपिटल एक्सपेंडिचर आपको पता है कि वो खर्चा है एसेट पे जो आप करते थे जिससे एसेट की लाइफ, प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी इनहेंस होती थी। तो ऑप्शन ए ही पहले में ही पता चल गया कि कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग के एसेट को परचेज करने की कॉस्ट या उसको एनहेंस करने की कॉस्ट आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाती है। इन सिंपल टर्म्स बड़ा खर्चा आप कह सकते हैं। बाकी गुड्स में को बनाने के लिए जो आप एक्सपेंडिचर करते हो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। स्टेशनरी की कॉस्ट एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। और मशीन कोई चीज़ अगर आप रीसेल के लिए इस्तेमाल करते हो, ठीक है, वो आपकी इन्वेंटोरी में आ जाती है तो वो इन्वेंटोरी भी आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही होती है। ऑप्शन ए जो है वो आपका राइट आंसर होगा। इसके साथ जो है आपके एक्सपेंसेस के यही 7-8 क्वेश्चन से लेबर और एक्सपेंसेस आपका डन हो गया।